गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। और साथ के साथ आप बच्चों का स्वागत करता हूं 11th क्लास की साइंस में, मींस मेडिकल या नॉन मेडिकल की क्लास में। क्योंकि आप बच्चे 10th क्लास को पास करके 11th क्लास में हुए हैं, प्रमोट हुए हैं 11th क्लास में, तो आप साइंस के स्ट्रीम के साथ यहाँ पर आए हैं +1 क्लास में। तो आप लोगों को सभी का मैं स्वागत करता हूँ और सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि आप सभी जो है वो बहुत अच्छे सक्सेस होंगे, बहुत हाई लेवल पर आप लोग जाएंगे जब आप +1 और +2 की फिजिक्स और साइंस के जो भी सब्जेक्ट हैं आप पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, बेस हैं उनको आप क्लियर करेंगे, हाई लेवल तक आप स्टडी करेंगे ताकि आप अपने आईआईटी या नीट में आपका सिलेक्शन हो सके। तो उसके लिए मैं आपको एडवांस में शुभकामनाएं देता हूं और आपसे भगवान से कामना करता हूं कि आप लोग जो हैं वो बहुत ऊंचाइयों पर जाएं। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं अपनी फिजिक्स के सब्जेक्ट की, जो कि इंट्रोडक्शन आपको मैं बता देता हूं कि जो 11th क्लास है फिजिक्स जो है उसमें 10 यूनिट्स हैं। कितनी यूनिट हैं? 10 यूनिट हैं। और आपका 70 मार्क्स का थ्योरी का पेपर होता है और बच्चों जो 30 मार्क्स हैं वो आपके प्रैक्टिकल और यू कैन से दैट नाउ द प्रोसेस ऑफ इंटरनल असेसमेंट, तो वो आपके पास हैं। तो उनसे रिलेटेड यहाँ पर 30 मार्क्स हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन 70 मार्क्स की जो है वो आपकी क्या है? थ्योरी है। क्लियर? तो अब उस 10 यूनिट में से पहली यूनिट आती है, उसका फर्स्ट चैप्टर है जो कि क्या है? फिजिक्स से रिलेटेड इंट्रोडक्शन है। फिजिक्स से रिलेटेड क्या है? इंट्रोडक्शन है, मींस फिजिक्स क्या है, साइंस क्या है। तो हम स्टेप बाय स्टेप जो है डिस्कशन करेंगे और आपको मैं इजी से टफ की तरफ लेके जाऊंगा, टफ से इजी की तरफ, इजी से आपको टफ की तरफ लेके जाऊंगा। तो आप मेरी वीडियो को है इनसे रिलेटेड, +1 से रिलेटेड भी है, और आप जब +2 में जाएंगे तो +2 से रिलेटेड भी मैं वीडियो कंप्लीट बना चुका हूँगा। तो आप लोग जो हैं वीडियो को ध्यान से देखें और स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियो जो हैं उनको देखें। क्लियर? तो यहाँ पर आपके पास जो है +1 में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो, मैथ और बायो में से आपके पास सब्जेक्ट्स होंगे। क्लियर? तो उसके लिए आपके पास क्या है? अगर आपके पास बायो है तो आप मेडिकल के स्टूडेंट कहलाएंगे, अगर आपके पास मैथमेटिक्स है तो आप नॉन मेडिकल के स्टूडेंट कहलाएंगे। क्लियर? तो बच्चों 10th क्लास में, 9th क्लास में, 8th क्लास में, 7th क्लास में, 6th क्लास तक आप लोगों ने सब्जेक्ट पढ़ा है साइंस। क्लियर? 10th क्लास में भी आपने सब्जेक्ट क्या पढ़ा है? साइंस का सब्जेक्ट पढ़ा है। तो कुछ बच्चे हैं उनको पता है कि जो साइंस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो 10th क्लास तक तो आपने इन तीनों सब्जेक्टों को एक ही बुक से आपने पढ़ा और एक कंबाइंड सब्जेक्ट कहलाया साइंस। लेकिन जब यहां पर आप +1 क्लास में आए हैं तो यहां पर साइंस जो वर्ड है उसके तीनों पार्ट्स हैं वो अलग अलग हो गए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। क्लियर? यहां पर आपके पास जो बायो सब्जेक्ट है ये ऑप्शनल में है। कैसे ऑप्शनल में है? मैथ, मेडिकल या नॉन मेडिकल के लिए। अगर आप बायो लेते हैं तो आप मेडिकल के स्टूडेंट कहलाएंगे, जो मैंने अभी आपको बताया। अगर यहां पर मैथ लेते हैं तो आप नॉन मेडिकल के स्टूडेंट कहलाएंगे। तो यहां पर आप लोगों को जो साइंस है वो 3 पार्ट्स में बट जाती हैं, इनके अलग अलग सब्जेक्ट्स बन जाते हैं। क्लियर? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो यहां पर हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो किसके बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों? फिजिक्स। यहां पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? फिजिक्स है। तो फिजिक्स क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या है। फिजिक्स जो वर्ड है वो बेटा फ्यूसिस से आया, जिसका मतलब होता है नेचर। नेचर का मतलब होता है प्रकृति। जो फ्यूसिस से क्या बना है? फिजिक्स बना है, जिसका मतलब होता है नेचर। नेचर मीन प्रकृति। और फिजिक्स को हिंदी में
लिखते हैं, लेकिन संस्कृत का वर्ड है वो है भौतिकी। क्या वर्ड है, क्या नाम है इसका, भौतिकी। इंग्लिश में जो तो आपके पास फिजिक्स आप लिखते हैं, हिंदी में या इसको हम संस्कृत में कहें तो ये भौतिकी वर्ड है वो होता है हिंदी में हम जब लिखते हैं तो। क्लियर। और आपको पता है साइंस के अंदर जो है अल्बर्ट आइंस्टीन जो है वो बहुत फेमस साइंटिस्ट है। इसका नाम आप सभी बच्चों ने सुना हुआ होगा कि अल्बर्ट आइंस्टीन जो है वो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे फॉर ऑल टाइम। पूरे टाइम के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन जो है वो एक फेमस साइंटिस्ट थे। क्लियर। इसका अल्बर्ट आइंस्टीन का बहुत योगदान है फिजिक्स के अंदर। क्लियर। साइंस के अंदर बहुत ज्यादा योगदान है इसका। तो यहां पर फिजिक्स है वो फ्यूसिस वर्ड से, जिसका मतलब है नेचर, प्रकृति होता है। हिंदी में इसको भौतिकी कहते हैं। और फिजिक्स के अंदर, साइंस के अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट हैं हुए हैं, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन जो है वो सभी ऑल टाइम के लिए एक फेमस जो है साइंटिस्ट थे। जैसे कहते हैं ना ऑल टाइम, सदाबहार रहना, तो वो चीजें हैं। तो अल्बर्ट आइंस्टीन है वो हमेशा ही साइंस के अंदर इसका बहुत ज्यादा योगदान रहा है। अब हम बात करते हैं कि फिजिक्स की डेफिनेशन के बारे में कि फिजिक्स क्या है, व्हाट इज फिजिक्स। तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। जैसे मैंने यहां पर अभी आपको बताया कि साइंस है, साइंस की क्या है, ब्रांच है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ भी साइंस के अंडर आता है, लेकिन यहां पर वर्ड मेन जो साइंस है वो क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो जो फिजिक्स है इज द ब्रांच ऑफ साइंस, जो कि यहां पर दिखाया, विच इज डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनॉन। मीन डिवोटेड है मतलब समर्पित है ये। कौन, फिजिक्स, किससे रिलेटेड, स्टडी करने के लिए, किसकी, नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनॉन, यानी प्रकृति और प्रकृति में जो जो घटनाएं हो रही हैं उनकी स्टडी करने के काम आता है। उनकी स्टडी करता है कौन, फिजिक्स। क्लियर। हमारी प्रकृति में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं वो स्टडी आती है, किसके अंडर आती है, वो उसकी स्टडी कौन करता है, फिजिक्स करती है। क्लियर। जैसे आपने कोई भी बॉल है ऊपर फेंकी तो वो कहां ही है, नीचे। नीचे आई है, क्यों आई है, अपने आप वो नीचे आ रही है, क्यों आ रही है। क्लियर। इसी प्रकार आपके पास जो है, आप चल रहे हैं, आप स्लिप हो जाते हैं, गिर जाते हैं, आप चल पाते हैं, ठीक है ना। कोई भी लाइट है, ये सब चीजें जो हैं वो नेचर के अंदर हैं और उनके बारे में स्टडी करवाता है कौन, फिजिक्स जो है उसके बारे में स्टडी करता है, डिवोटेड है। क्लियर। तो यहां पर जो फिजिक्स है इसकी डेफिनेशन तो हो गई, मींस विच डील, इसको आप डेफिनेशन कैसे भी लिख सकते हैं, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनॉन्स। क्लियर। या डिवोटेड आप लिख सकते हैं कि समर्पित है नेचर, प्रकृति और प्रकृति के अंदर जो घटनाएं हो रही हैं उनकी स्टडी के लिए समर्पित है ये, यानी हम फिजिक्स की हेल्प से उनकी स्टडी करते हैं। अब फिजिक्स जो है उसको मेनली 2 डोमेन्स में आपके पास बांटा गया है, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। बेटा मैक्रो, जैसे यहां पर मैंने निशान लगा रखा है, 2 पार्ट्स में बांट दिया, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। मैक्रो बड़े साइज के लिए है, माइक्रो मींस उससे छोटा होता है। क्लियर। आई बात समझ में या नहीं। मैक्रो मींस बड़ा और माइक्रो मीन उससे छोटा। तो मैक्रो जो आपके पास स्कोपिक डोमेन है, स्टडी है, तो वो आपके पास किससे रिलेटेड है, जो कि फाइनाइट साइज की कोई भी बॉडी है या कोई भी आपके पास डिस्टेंस है, फाइनाइट स्केलिंग के लिए यूज किया जाता है किसका, मैक्रोस्कोपिक डोमेन का। क्लियर। एस्ट्रोनॉमिकल के लिए भी इस मैक्रोस्कोपिक लेवल का डोमेन का यूज किया जाता है फिजिक्स के अंदर। अब माइक्रोस्कोपिक है, मींस इससे छोटा है, जो कि किससे रिलेटेड है, छोटी चीजों के लिए, स्मॉल साइज के लिए, जैसे एटम, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियस, इन सब के बारे में जो स्टडी करवाता है वो डोमेन कहलाता है माइक्रोस्कोपिक। बच्चों ये चीजें आपको समझनी जरूरी है, क्योंकि आप फिजिक्स के अंदर जा रहे हैं तो समझ में आना चाहिए, जरूर आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या होता है। ये वर्ड आपके
कोई आपसे कहे कि मैक्रोस्कोपिक क्या है, तो आप सोचें ना कि जी ये पता नहीं पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। ये बहुत जरूरी है, ये आपके नॉलेज होनी बहुत जरूरी है कि क्या क्या चीजें इसके अंदर हैं। तो दो टाइप्स में बांटा, मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो में फाइनाइट साइज जो है, बड़ी साइज के लिए इसको यूज किया जाता है उनकी स्टडी के लिए। माइक्रो में स्मॉल साइज जैसे एटम, मॉलिक्यूल्स वगैरह है वो बताए। और मैक्रोस्कोपिक को डोमेन जो है उसके अंडर आता है मॉडर्न फिजिक्स। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि एटम्स के बारे में स्टडी है, मॉलिक्यूल्स के बारे में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स वगैरह के बारे में स्टडी है, तो वो किसके अंदर आएगा? माइक्रोस्कोपिक के अंदर। मैक्रोस्कोपिक के अंदर जो आपके पास फाइनाइट साइज के जो भी स्टडी है वो मैक्रोस्कोपिक के अंदर आती है। और इसको कौन डिफाइन करता है? क्लासिकल फिजिक्स डिफाइन करती है। ये वर्ड आपको पता होना चाहिए कि मॉडर्न फिजिक्स क्या है, क्लासिकल फिजिक्स क्या है। तो मॉडर्न फिजिक्स माइक्रोस्कोपिक के लिए, क्लासिकल फिजिक्स मैक्रोस्कोपिक के लिए। जैसे क्लासिकल फिजिक्स में कौन कौन आता है? जैसे मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स में आपके पास क्या क्या आता है? मैकेनिक्स के बारे में बातें कर लेते हैं कि मैकेनिक्स है उसके अंदर क्या क्या आता है। तो मैकेनिक्स के अंदर कोई भी रिजिड बॉडी है, मतलब सॉलिड बॉडी है, उसके बारे में है। रॉकेट्स के बारे में है, वाटर वेव्स के बारे में, प्रोपेगेशन ऑफ वाटर वेव्स है, साउंड वेव है, ये सारा किसके अंदर आता है? मैकेनिक्स के अंदर आता है। थर्मोडायनेमिक्स क्या है? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स किससे रिलेटेड स्टडी करवाता है? गैसियस थ्योरी के लिए, गैसेस के लिए थर्मोडायनेमिक्स का यूज किया जाता है। यानी जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, इंटरनल एनर्जी है, ये सब चीजें हैं वो किसके अंडर आती हैं? थर्मोडायनेमिक्स के अंडर। इसी प्रकार इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है वो किसके बारे में समझाता है? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिनॉन्स के अंडर। इसी प्रकार ऑप्टिक्स है, और किसके अंदर आता है क्लासिफिकेशन? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब जिसमें लेंसेज हैं, आपके पास मिरर हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है, जिनमें लेंस वगैरह बनाकर, तो वो किसके अंदर आती है? ऑप्टिक्स। ये यूनिट है 6th नंबर यूनिट है +2 क्लास के अंदर, ऑप्टिक्स, जो कि लेंथी भी यूनिट है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ज्यादा मार्क्स की भी है। तो यहां से मैं साइंस से चला, आपको ये पिक्चर जो है आपके माइंड के अंदर मैंने डाली है, ये पिक्चर कि इस प्रकार जो है साइंस है, साइंस वो किस प्रकार बटी है। उसके अंदर एक फिजिक्स वर्ड आता है, फिजिक्स सब्जेक्ट बन जाता है आपके पास अलग से, और फिजिक्स को कैसे कैसे डिवाइड किया जाता है, किन किन लेवल्स पर ये होता है। आइए बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं कि जो फिजिक्स है वो क्या एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अकेला है, या और सब्जेक्ट्स का भी कॉम्बिनेशन है, या और सब्जेक्ट्स के साथ भी इसका रिलेशन है। यस, फिजिक्स इज रिलेटेड टू द अदर सब्जेक्ट्स। यानी जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं आपके पास फिजिक्स का से अदर, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमिकल है, मैथमेटिक्स है, इन सभी से भी क्या होता है बच्चों? ये रिलेटेड है। ठीक है, तो यहां पर जैसे फिजिक्स इन रिलेशन टू केमिस्ट्री, यानी फिजिक्स का केमिस्ट्री से क्या रिलेशन है कि फिजिक्स के अंदर भी हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में स्टडी करते हैं। फिजिक्स के अंदर 10th क्लास में भी आप लोगों ने, 9th क्लास में भी आपने साइंस के सब में पढ़ा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्लियर? तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है वो क्या है? एक केमिस्ट्री के अंडर आता है। ये आपके पास क्या है? रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं, जिनमें से अल्फा बीटा पार्टिकल, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं? डीके होते हैं अपने आप। क्लियर? तो ये किसके अंडर आते हैं? केमिस्ट्री के अंदर। लेकिन हम फिजिक्स में भी इनको स्टडी करते हैं, तो इसलिए फिजिक्स है वो किससे रिलेटेड है? केमिस्ट्री से भी। लाइकवाइज बायोलॉजिकल साइंस से भी रिलेटेड है कि जो भी ऑप्टिकल है, जैसे फिजिक्स के अंदर, ऑप्टिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं ह्यूमन आई के बारे में। आपने 10th क्लास में भी ह्यूमन आई के बारे में पढ़ा हुआ है। साइंस के अंदर ह्यूमन आई जो है वो किसके अंदर आती है? बायोलॉजिकल साइंस के अंदर। लेकिन उसके अंदर, हमारी आई के अंदर लेंस होता है, उसे हम इसलिए किस में भी पढ़ते हैं? फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। तो ये रिलेटेड किससे हो गया? बायोलॉजी से भी रिलेटेड है। इसी प्रकार एस्ट्रोनॉमी से भी रिलेटेड है ये। मींस प्लैनेट्स की स्टडी, प्लैनेट्स के बारे में, प्लैनेट्स को देखना है, तो ये फॉर ऑब्जर्विंग द प्लैनेट्स हैं, और जो पार्ट्स हैं स्काई के, उनको भी हम जो है देख सकते हैं, और वो भी एक उनकी स्टडी जो है वो भी किसके अंडर आती है? फिजिक्स के अंडर आती है। तो ये एस्ट्रोनॉमी है वो भी किससे रिलेटेड है? फिजिक्स से। लाइकवाइज मैथमेटिक्स जो है वो भी फिजिक्स है, वो उसके साथ भी रिलेशन है।
और ये मैथमेटिक्स के साथ तो रिलेशन जो है वो बहुत ज्यादा है बच्चों, क्योंकि फिजिक्स के अंदर मैथमेटिक्स टर्म का, मैथमेटिकल टर्म का बहुत यूज होता है। आप न्यूमेरिकल निकालेंगे, आप कोई भी आर्टिकल सोल्व करेंगे मैथमेटिकली, तो सब में किसका यूज होता है? मैथमेटिक्स का यूज होता है। और प्यारे बच्चों, इस बात का ध्यान रखना है, +1 क्लास में, +2 क्लास में मैथमेटिक्स के अंदर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, दो ये ऐसे मेन टॉपिक्स हैं जिनसे रिलेटेड बहुत सारी एक्सरसाइजेस भी हैं, लेकिन ये इनका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का बहुत यूज होता है फिजिक्स के अंदर। और इन फ्यूचर आप आगे भी जाएंगे तब भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का बहुत यूज होगा। इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का बेसिक से लेकर और हाई लेवल तक जरूर पढ़ें, क्योंकि आप कंपटीशन का पेपर देंगे, एग्जाम देंगे, तब भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा आते हैं। क्लियर? तो इसलिए मैं यहीं पर आपको बता रहा हूं कि इनको जरूर पढ़ें, और इनका यूज जो है मैथमेटिकल टर्म का किस में यूज होता है? फिजिक्स में। तो फिजिक्स जो है अदर सब्जेक्ट हैं उनसे भी रिलेटेड है। और बच्चों एक बात और बता देता हूं कि जो फिजिक्स है हमारी, फिजिक्स का जो सब्जेक्ट है वो एक प्रकार से सोसाइटी से भी रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? सोसाइटी से भी। मींस सोसाइटी का मतलब क्या हुआ कि आप टेलीफोन पे बात करते हैं, टीवी आप देखते हैं। क्लियर? तो ये सभी क्या है? आप लोगों को सोसाइटी से जोड़ते हैं। आप न्यूज देखते हैं तो आपको आसपास का पता होता है, टेलीफोन है, तो ये सब चीजें हैं वो आपको सोसाइटी से जोड़ती हैं। इसलिए फिजिक्स जो है वो सोसाइटी से भी रिलेटेड है। आगे हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। बेटा फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक। हमारे नेचर में, हमारी प्रकृति में कुछ बेसिक फोर्सेस हैं, उनके बारे में हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो जैसे पहला बेसिक फोर्स आता है वो आता है ग्रेविटेशनल फोर्सेस। कौन सा फोर्स आता है? ग्रेविटेशनल फोर्सेस, जिसके बारे में आपने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ, लेकिन मैं फिर से आपको 0 लेवल से आपको बता देता हूं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो न्यूटन्स ने बताया था। न्यूटन्स नाम का साइंटिस्ट था जिसने बताया था। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या होता है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक्ट होता है बिटवीन द टू एनी मासिव बॉडी। कोई भी दो मासिव बॉडी है उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, एनी टू मासिव बॉडी के बीच में। क्लियर? जैसे हमारे पास क्या है कि 2 मासिव बॉडी हैं, एक फर्स्ट है जिसका मास m1 है, एक हमारे पास दूसरी मासिव बॉडी है जिसका मास कितना है? m2, और दीज 2 बॉडीज आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस r। क्लियर? तो इन दोनों मासिव बॉडी के बीच में एक क्या काम करता है? फोर्स काम करता है, जिसको हम, वो फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ 2 बॉडीज। ये जो दोनों बॉडी हैं इनके मास के प्रोडक्ट के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एज वेल एज दिस फोर्स, कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों मासिव बॉडी के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर? तो ये क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है कोई भी दो मासिव बॉडी है उनके बीच में। क्लियर? तो यहां पर जैसे हम इसका फार्मूला निकालें तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो यहां पर कैपिटल G आता है, कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। व्हाट इज G? G क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है बच्चों? और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको G से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू होती है बेटा 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये इसकी SI यूनिट होती है, और जो कैपिटल G है यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू इतनी होती है। और ये बेटा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसको इसलिए कहा जाता है कि पूरे यूनिवर्स में कहीं भी चले जाइए इसकी वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएंगे। तो
ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी इसको हम बोलते हैं। तो ये आप यूनिट नंबर +1 की यूनिट नंबर 6 आएगी ग्रेविटेशन, उसमें आप पढ़ेंगे इसको, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता देता हूं। समझ में आ गया कि कोई भी टू मासी बॉडी है उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। क्लियर? और ये इसका ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है इसका ये फॉर्मूला आपके सामने है। क्लियर? अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं। क्लियर? एक तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, ध्यान से सुनना, आप नोट्स बना सकते हैं, लिखने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा और वीडियो भी बहुत लंबी चली जाएगी जिससे आप बोर हो जाएंगे। जैसे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे पहली प्रॉपर्टी है कि जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। कैसा होता है? अट्रैक्टिव इन नेचर, नेचर के अंदर अट्रैक्टिव होता है, रिपल्सिव नहीं होता। यानी दोनों मासी बॉडी आपस में एक दूसरे को क्या करती हैं? अट्रैक्ट करती हैं। क्लियर? दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर, प्रकृति के अंदर सबसे कमजोर फोर्स है। तो क्या लिखेंगे? दीज आर द वीकेस्ट फोर्सेस इन नेचर। थर्ड पॉइंट इसका आता है, ये बेटा लॉन्ग डिस्टेंस का फोर्स है। दे ऑपरेट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस, यानी लॉन्ग डिस्टेंस तक ये क्या कर सकते हैं? ऑपरेट कर सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर? एनी मासिव बॉडी। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ग्रेविटेशनल फोर्स ओबे इनवर्स सुकेयर लॉ। इनवर्स सुकेयर लॉ, जैसे ये इनवर्स में सुकेयर है तो इनवर्स सुकेयर लॉ को क्या करता है? ओबे करता है। क्लियर? फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है कि द फोर्स विच डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन बट इंडिपेंडेंट ऑन द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। यानी जैसे यहां से बॉडी चली, यूं यूं घूम के कहीं से चली, यहां पर आ गई, ये बी पॉइंट है, ये क्या है? ए पॉइंट। तो इसने पाथ क्या फॉलो किया उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, उसे हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है इन नेचर, प्रकृति के अंदर। क्लियर? उसके बाद एक नेक्स्ट बात आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी? कि जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है ना वो ग्रेविटोन एन है ये, ग्रेविटोन के द्वारा क्या किया जाता है? प्रोड्यूस होता है। यानी इसके अंदर जो पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर वो कौन होता है? ग्रेविटोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर? ये मैंने कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो आपको बताई ग्रेविटेशनल फोर्स की, कुछ प्रॉपर्टी, इनको आप नोट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। आइए बच्चों, अब हम नेक्स्ट सेकंड फोर्स की बात करते हैं जिसका नाम है वीक न्यूक्लियर फोर्स। देखिए, न्यूक्लियर फोर्स एक होता है सिंपल न्यूक्लियर फोर्स जिसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन यहां पर वर्ड है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो क्या होता है? द वीक न्यूक्लियर फोर्सेज आर द फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ शॉर्ट लाइफ टाइम। यानी ये जो फोर्स है वीक न्यूक्लियर फोर्स वो काम करता है किसके बीच में? उन पार्टिकल्स के बीच में जो जिनकी लाइफ है ना वो शॉर्ट टाइम के लिए होती है। शॉर्ट टाइम जो आपके पास पार्टिकल्स होते हैं जिनकी लाइफ बहुत कम होती है उनके बीच में काम करता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्लियर? तो यहां पर आपके पास जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है ये बेटा आपके पास 10 की पावर 25 टाइम्स ग्रेटर होता है या स्ट्रोंग होता है, स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्सेस। किससे? ये आपके पास जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है ये 10⁻25 टाइम्स स्ट्रोंगर होता है देन द ग्रेविटेशनल फोर्सेस। क्लियर? नेक्स्ट इसके का जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो क्या है? वीक न्यूक्लियर फोर्स, द वीक न्यूक्लियर forces exist
बिटवीन लेप्टन्स, किसके बीच में लाई करते हैं? लेप्टन्स। एंड लेप्टन्स हैं, लेप्टन्स के बीच में काम करता है। इसी प्रकार मेसन्स जो पाई मेसन्स होते हैं, जैसे प्लस पाई मेसन भी होता है, माइनस पाई मेसन भी होता है, और एक न्यूट्रल पाई मेसन्स भी होता है। तो इनके बीच में ये शॉर्ट लाइफ टाइम के पार्टिकल्स होते हैं, तो इनके बीच में काम करता है, कौन काम करता है? वीक न्यूक्लियर फोर्स है, वो काम करता है। क्लियर? आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर फोर्स की, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, तो यहां पर क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस आर द फोर्सेस बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स, यानी जो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होता है उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। चार्ज हैं, आप लोगों ने नाम सुना हुआ, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इसके बारे में पढ़ा हुआ है आपने हिंदी मीडियम वाले। धनात्मक और ऋणात्मक, ऋणावेश धनावेश के बारे में आपने पढ़ रखा है, पढ़ा हुआ है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उसमें क्या होता है बेटा? जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर होता है, चार्ज किस पर होता है? यहां पर मैं लिख देता हूं, चार्ज एट रेस्ट। जब चार्ज है वो रेस्ट पर होता है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है। कौन सा फोर्स आता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चार्ज जब रेस्ट पर होते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज आते हैं। क्लियर? कौन सा फोर्सेज आता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो आते हैं। क्लियर? रेस्ट की वजह से। और मोशन की वजह से जैसे ये चार्ज पार्टिकल किस में आ जाएगा? मोशन में, तो इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं वो आ जाती हैं। क्या जाती हैं? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो यहां पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है जो कि चार्ज पार्टिकल्स के बीच में होता है, जब चार्ज रेस्ट पर होता है तो उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं, जो कि +2 क्लास के अंदर सबसे पहली यूनिट है ये। क्लियर? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस चार्ज एट रेस्ट। जब चार्ज रेस्ट पर होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं तो उन्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा जाता है। यहां पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है एफ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। दो चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के होता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसमें मास की प्रोडक्ट है, यहां पर चार्ज है, चार्ज की प्रोडक्ट। जैसे यहां पर एक चार्ज है, इसी प्रकार यहां पर एक कोई चार्ज है, यहां पर Q1 चार्ज है, यहां पर क्या है? Q2 चार्ज। दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन है R। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। दोनों चार्जेस का क्या है? मैग्नीट्यूड। क्लियर? चाहिए चार्ज प्लस का हो सकता है, ये क्या हो सकता है? माइनस का, लेकिन यहां पर केवल प्लस ही लेना है, मैग्नीट्यूड यूज करना है। आपको पता है जो लाइक चार्ज हैं, जैसे लाइक चार्ज है, प्लस है, माइनस है, ये चार्जेस आपस में क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? रिपेल। और अपोजिट जो चार्ज हैं प्लस माइनस, ये क्या करते हैं बेटा? अट्रैक्ट टू ईच अदर। क्या होते हैं? अट्रैक्ट। तो अगर ये दोनों अपोजिट साइन के तो इनके बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। कैसे? क्लियर? और अगर सेम साइन के हैं तो क्या होता है? फोर्स ऑफ रिपल्सन। लेकिन यहां पर मैग्नीट्यूड लेना है, और दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। जब यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो यहां पर आता है 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो यहां पर ये क्या है? कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट। और ये जो फोर्स का फार्मूला है, ये कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर? यहां पर 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्लियर? यहां पर ε0 क्या है बेटा? परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस बोलते हैं इसको। 4π के बारे में आप लोगों को पता है, ठीक है? कांस्टेंट है। ε0 जो है वो क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब क्या होता है? जहां पर एयर ना हो उसे हम फ्री स्पेस बोलते हैं। तो ये परमिटिविटी कांस्टेंट है। तो इसकी जो वैल्यू होती है ε0, इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर।
क्लियर। ये इसकी एसआई यूनिट होती है और ये इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी पर कूलम्ब स्क्वायर होता है। क्लियर। तो ये था मैथमेटिकली एक्सप्रेशन और इसमें क्या क्या टर्म यूज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं बच्चों, जो मैं बोल रहा हूं उसको आप नोट्स की फॉर्म में लिख लीजिए, क्योंकि अगर मैं लिखूंगा तो ये बहुत लंबी वीडियो चली जाएगी, बार बार मैं इसी बात को रिपीट कर रहा हूं। दूसरी बात आती है यहां पर प्रॉपर्टी आती है नंबर 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी इन नेचर हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या होता है, केवल अट्रैक्टिव, लेकिन यहां पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। जो कि मैंने बताया, लाइक चार्ज आपस में रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्ज है अट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है यहां पर, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसे हम कूलम्ब्स लॉ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो है ये किससे आता है, कूलम्ब्स लॉ से। क्लियर। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, इसे हम कूलम्ब्स लॉ भी बोलते हैं। कूलम्ब्स लॉ से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। ये कूलम्ब्स लॉ ही है, ठीक है। इसको कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक ही बात। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। ये रहा, अभी आपको पता है इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। नेक्स्ट, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये 10⁻36 टाइम्स स्ट्रोंगर होता है देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना स्ट्रोंग होता है, 10⁻36 टाइम्स स्ट्रोंग होता है। क्लियर। नेक्स्ट जो है यहां पर, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में बताया क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स विच डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स है। क्लियर। और यहां पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये किसकी वजह से आते हैं, यहां पर फोटॉन्स। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसकी वजह से आता है, आपको अभी बताया था। इसी प्रकार यहां पर जैसे एक वीक फोर्स है वो भी एक किसी की वजह से आता है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसकी वजह से आता है, ग्रेविटॉन। और ये वीक फोर्स है वो पाइमेसन्स वगैरह की वजह से आता है। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किसकी वजह से आता है, फोटॉन्स हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर। तो ये किसके बारे में था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में था, जिसको इलेक्ट्रो चार्ज जब रेस्ट पर होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। इसे कूलम्ब्स लॉ से भी बोलते हैं। और ये फॉर्मूला आपके पास आता है, इसमें क्या क्या टर्म्स यूज हुई वो होता है। और ये 10⁻36 टाइम्स स्ट्रोंगर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। आइए बच्चों, अब हम फोर्थ लास्ट फंडामेंटल फोर्स के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। एक वीक न्यूक्लियर फोर्सेस जो कि शॉर्ट टाइम के पार्टिकल्स के बीच में लगता है। अब स्ट्रॉन्ग जो न्यूक्लियर फोर्स है वो क्या है, द फोर्स दैट बाइंड द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन टुगेदर इन ए न्यूक्लियस। जैसे आपको पता है एक एटम होता है, एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। जैसे आपके पास एटम है, एटम के अंदर क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं दोनों। और इस न्यूक्लियस के बाहर जो है इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो बांधे रखता है फोर्स, उसे हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। और बच्चों ये जो फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है इन द नेचर। प्रकृति के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। इसी की बेस पर हमारे पास न्यूक्लियर फिजन है, न्यूक्लियर फ्यूजन है, वो होता है यहां पर आपके पास न्यूक्लियस को जब हम तोड़ते हैं या जोड़ते हैं। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है इन द नेचर। अब ये जो फोर्स है इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। ये फोर्स है वो शॉर्ट रेंज का फोर्स होता है, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस पे नहीं काम करेगा। इसी प्रकार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी शॉर्ट रेंज का ही होता है। प्रॉपर्टी में आप नोट कर लीजिए, ये 10⁻38 टाइम्स स्ट्रोंगर होता है देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि हम सभी फोर्सेस को ग्रेविटेशनल फोर्स से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर। प्रकृति के अंदर सबसे कमजोर फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट,
प्रॉपर्टी है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, यानी ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब ये जो है डिपेंड करता है पाथ फॉलोड बाय द बॉडी या पार्टिकल्स, पार्टिकल जो पाथ फॉलो करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहां पर आपके पास द फील्ड पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्स इज पाई मेसन्स, यानी जो फील्ड पार्टिकल है न्यूक्लियर फोर्स के लिए वो कौन है, पाई मेसन्स है। क्लियर, दीज आर द सम प्रॉपर्टीज, जिसको आप नोट कर लीजिए, सभी चार्जेस के आप सभी फोर्सेस के आप सेपरेट मैंने आपको बताई, वो प्रॉपर्टीज आप लिख लीजिए, उनकी डेफिनेशन लिख लीजिए और कितने टाइम ये स्ट्रॉन्ग है। अब बेटा 1 मार्क्स के क्वेश्चन में यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जो 4 फोर्सेस बताए कौन कौन से, एक फोर्स आपको बताया ग्रेविटेशनल, तो Fg लिख देता हूं, इसका रेशियो किसके पास, वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और एक ये न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर फोर्स। ये चारों फोर्स हैं, 4 के 4 फोर्सेज हैं, इनका जो रेशियो है वो किसके बराबर होता है, 1:10⁻25 10⁻36 10⁻38। मींस सबसे कमजोर जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल, फिर उससे वीक, फिर उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एक फिर न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है इन द नेचर। तो बच्चों यहां से आपसे पेपर में जो है इस रिलेशन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा फोर्स कितना स्ट्रॉन्ग है। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन की, साइंस से स्टार्ट हुए और कहां तक हम लेके गए, बेसिक चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया, बेसिक जो टॉपिक्स हैं इनके बारे में डिस्कस किया। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो आपको अपलोड हो तो वो आपको टाइम पर मिल जाएं, अवेलेबल हो जाएं, ताकि आपको वेट करना नहीं पड़े, सर्च नहीं करना पड़ेगा। तो आप तुरंत आपको जो है वो वीडियो मिल जाएगी और इजीली आप है सिलेबस को कर पाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।